हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल जुडिशरी गोल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डील करने वाले हैं। टॉपिक है इंटर लीडर सूट। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, जरा एक मिनट ये समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, ये टॉपिक हर जगह रोल प्ले करता है। तो आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो और किसी भी लेवल पर हो, यह टॉपिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है, इसमें हम क्यों कौन कौन से प्रोविजंस पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 88 विच इज रेड विथ ऑर्डर 35, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, मेंस में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इंटर लीडर सूट क्या होता है, यह सवाल हमसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑर्डर 35 से एक और बड़ा खास इंटरेस्टिंग मेंस का क्वेश्चन है जो कि बनता है, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बेसिकली दो मेंस के क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो के बाद आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इंटर लीडर सूट। ये हम पढ़ेंगे, सेक्शन 88 हम रीडिंग करेंगे। एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या, फिर रीडिंग भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेयरेट साथ में रखना और बिल्कुल कूलली और कामली आपको ये टॉपिक समझना है। चलो जरा शुरू करते हैं। देखो, इंटर लीडर सूट क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते, एक सिनेरियो समझते हैं। एक व्यक्ति है ए, ठीक है। मान लेते हैं इसके पास कुछ पैसा है, ठीक है, कुछ इसके पास पैसा है। पैसे का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है ना। पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है। हम एग्जाम्पल में पैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के पास मान लीजिए कुछ पैसा है, मगर ये पैसा इसका नहीं है। इसके पास मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, नंबर वन। अगला पॉइंट, इसको मालूम है कि ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। इसको मालूम है कि ये प्रॉपर्टी किसी और की है। इसको मालूम है कि ये प्रॉपर्टी इसको लौटानी है और ये लौटाने के लिए भी तैयार है। अब आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है? इसके पास प्रॉपर्टी है, आप कह रहे हो प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, इसको मालूम भी है कि प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, इसको लौटाना है किसी को और ये लौटाने भी तैयार है। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये जो इसके पास पैसा या प्रॉपर्टी है ना, ये दो या दो से ज्यादा लोग एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं, बी सी डी, दो या दो से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं। एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये एडवर्सली क्लेम का मतलब क्या होता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है। एडवर्स क्लेम का मतलब ये है कि बी कह रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, सी और डी की नहीं है। सी कह रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, बी और डी की नहीं है। और डी कह रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, बी और सी की नहीं है। ये एडवर्सली क्लेम हो गया। तो जो समस्या है इस पूरे सिनेरियो में, वो ये है कि ए के पास जो प्रॉपर्टी है वो लौटाने तो तैयार है, वो कुछ क्लेम नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा, बट उसको यही नहीं पता कि लौटाना किसको है प्रॉपर्टी। ये समस्या है। अब आप इन सारी बातों को जरा एक बार ध्यान दो, मैंने क्या क्या बोला। मैंने आपसे कहा पॉइंट नंबर वन, मैंने आपसे कहा कि ए के पास कोई पैसा है या कोई प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। कोई पैसा या प्रॉपर्टी ए के पास है, किसी व्यक्ति के पास है। अच्छा, खास बात यह है, ही नोज कि ये प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट माय प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट माय प्रॉपर्टी, उसको मालूम है। अब उनकी प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, तो जाहिर सी बात है मुझे प्रॉपर्टी लौटानी है, रिटर्न करनी है, रिटर्न करनी है प्रॉपर्टी। और वो रिटर्न करने भी तैयार है।
ही इज रेडी एंड विलिंग कि भाई मैं प्रॉपर्टी लौटा देता हूं, क्या दिक्कत है, मेरी तो प्रॉपर्टी है नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। देख लो वो क्या कह रहा है, ही नोज दैट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्टीमेटली समस्या ये है कि उसको यही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि एडवर्स क्लेम्स है ना, तो वो ये नहीं पता कर पा रहा कि मैं लौटाऊं किसको। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक फादर है एफ, एक फादर है एफ। इस फादर ने हो सकता है कुछ पैसा दिया हो ए को, उधार दे दिया, या ऐसे दोस्त रखने के लिए पैसा दे दे कि भाई तुम रख लो, जब मैं मांगू तब दे देना। ये पैसा रखवाने के बाद एफ की हो गई डेथ। अब एफ के बच्चे हैं बी, सी और डी। वो बी कह रहा है ए से कि अंकल पैसा मुझे दो, क्योंकि पिताजी ने वो पैसा मुझे लेने के लिए कहा है, पिताजी ने कहा है कि तुम ले लेना, इसलिए आप पैसा मुझे दो। सी कह रहा है कि मैंने तो पिताजी को एक प्रॉपर्टी बेची थी अपनी, और उनने कहा था कि पेमेंट मैं आपसे ले लो क्योंकि पैसा आपके पास रखा है, तो बेसिकली मैंने प्रॉपर्टी उनको बेच दी है, पेमेंट आप मुझे करोगे, उन्होंने कहा है। डी कह रहा है कि उन्होंने तो प्रॉपर्टी मुझे, पैसा मुझे गिफ्ट कर दिया था, तो पैसा आप मुझे दो। अब तीनों क्या कह रहे हैं, पैसा मुझे दो, मुझे मिलना चाहिए। ये कह रहा है कि मुझे गिफ्ट मिला, ये कह रहा है कि मुझे, मैं तो प्रॉपर्टी सेल का मुझे पेमेंट चाहिए। ये कह रहा है कि उनने विल बना दी है, या उनने, उनका, उनकी लास्ट विश ये थी कि आप मुझे प्रॉपर्टी या पैसा आप मुझे दो। अब यहां पर ए फंस गया, मैं क्या करूं। अब यहां पर ए, ये व्यक्ति है हमारा ए, ये व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो पैसा है, ये एक सूट लेकर आएगा अगेंस्ट ऑल द थ्री, इन सबको पार्टी बनाएगा, इन सबको पार्टी बनाएगा, और एक केस लेकर आएगा, और केस में रिक्वेस्ट क्या करेगा कि सर आप बता दो कि इनमें से किसको प्रॉपर्टी लौटाऊं। ये जो केस है, ये है इंटर लीडर सूट, जो कि ए लाया है, और सबको, जितने भी क्लेमेंट्स हैं, जितने भी लोग एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं, सबको पार्टी बनाकर कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप बता दो कि मैं किसको प्रॉपर्टी या पैसा लौटा दूं। दिस सूट इज इंटर लीडर सूट। ठीक। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे इंटर लीडर सूट में, इस ए का क्या इंटरेस्ट है भाई। प्रॉपर्टी में, सब्जेक्ट मैटर में तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सब्जेक्ट मैटर तो सूट है, वो पैसा या वो प्रॉपर्टी जो कि लौटाई जानी है, उसमें इसका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, एक इंटरेस्ट इसका है, क्योंकि ये केस लेकर आया है ना, तो इसका कुछ खर्चा हुआ होगा। बस कोर्ट से ये कहेगा कि सर आप तो, जो मेरा खर्चा हुआ है ना, आप मुझे वो दिलवा दो। दिस इज द ओनली इंटरेस्ट आई हैव इन दिस केस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मेरा खर्चा हुआ है, खर्चा आप दिलवा दो मेरे को, और आप मुझे बता दो कि मैं किसको प्रॉपर्टी लौटाऊं, जिसको आप बोलोगे उसको प्रॉपर्टी लौटा दूंगा। अच्छा, इस केस से फायदा क्या होगा, इस केस से फायदा क्या होगा। इस केस से दो फायदे होंगे, समझ लो, ये भी दो फायदे होंगे। पहला फायदा कि ये पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी लौटानी किसको है। एक तो ये फायदा हो गया कि ये पता चला कि प्रॉपर्टी लौटानी किसको है। दूसरा फायदा जो हुआ, वो ये हुआ, नाउ ए इज सेव्ड, ए इज इंडेमनिफाइड। ए सेव हो गया। आप बोलो सर सेव हो गया का क्या मतलब है। देखो बड़ी छोटी सी बात है। मान लो तीन लोग ए से प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे थे, मान लो ए इनमें से किसी एक को लौटा देता, और बाद में पता चलता कि प्रॉपर्टी उसको नहीं लौटानी थी, किसी और को देनी थी, पैसा किसी और को देना था। तो जिस किसी और को देना था, वो अब ए को बोलेगा ना कि मैं तुमसे कह रहा था कि तुम प्रॉपर्टी मुझे दो, तुमने उसको क्यों दी।
नाउ यू कॉम्पनसेट मी। तुमसे मैंने कहा था कि तुम प्रॉपर्टी उसको मत दो, पैसा उसको मत दो, तुमने फिर भी दे दिया, अब तुम मुझे कॉम्पनसेट करो। तो वो तो ए को पकड़ेगा ना। मगर अगर कोर्ट ने किसी को प्रॉपर्टी लौटाने कही और ए ने उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी लौटा दी, तो अब ए को कोई समस्या नहीं, ए इज डिस्चार्ज, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहता भी कि तुमने उसको क्यों लौटाया, तो ये क्या बोलेगा, भाई कोर्ट ने कहा तो लौटा दिया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप कोर्ट से बात करो, आप अपील फाइल करो, आपके पास जो रेमेडीज है वो अवेल करो, मुझे परेशान मत करो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब ऐसा केस फाइल होगा तो पहली चीज तो क्या हो गई कि ये पता चल गया कि प्रॉपर्टी लौटानी किसको है, और अब ए भी सेव हो गया, उसको भी कोई समस्या नहीं होगी। ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल हिज लाइबिलिटीज टुवर्ड्स ऑल द क्लेमेंट्स। ये होता है इंटर लीडर सूट। आप सिंपल सी बात समझो, अपन ने पूरा पॉइंट क्या समझा, एक व्यक्ति के पास कोई पैसा है या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कौन सी, मूवेबल की इमूवेबल, कोई भी हो सकती है। तो किसी व्यक्ति के पास कोई पैसा या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, उसे मालूम है कि उसकी नहीं है, उसको लौटाना है, वो लौटाने भी तैयार है, वो सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पैसा है, ये दो या दो से ज्यादा लोग उससे एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉपर्टी लौटाऊं किसको। ऐसा व्यक्ति, इस व्यक्ति के पास एक ऑप्शन है कि वो इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकता है। जितने भी क्लेमेंट्स हैं सबको पार्टी बनाओ, सूट फाइल करो, प्रेयर करो कि सर आप बता दो किसको लौटाऊं प्रॉपर्टी, मैं उसको लौटा दूंगा। मेरा क्या इंटरेस्ट है सर, बस खर्चा दिलवा दो जो मेरा खर्चा हुआ केस फाइल करने में। क्लियर। और दूसरी बात क्या हो गई, दो और फायदे हो गए, कौन से, एक तो पता चला कि प्रॉपर्टी लौटानी किसको है, और दूसरा अब ए इंडेमनिफाइड है, वो सेव्ड है, उसे कोई अब दिक्कत नहीं। ये हमें समझना है, ये होता है इंटर लीडर सूट। बट एक बात और ध्यान रखना, एक लास्ट पॉइंट, फिर हम सेक्शन पढ़ेंगे, ये सारी बातें आपको सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। सेक्शन 8 पूरा कवर हो गया हमारा। एक लास्ट पॉइंट बस और समझ लो, बहुत लॉजिकल सी बात है कि इंटर लीडर सूट फाइल किया जा सकता है, मगर तब फाइल नहीं किया जा सकता जब इन क्लेमेंट्स के बीच में ऑलरेडी कोई केस पेंडिंग है, जिसमें कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल जो मालिक है, जो ओनर है, जो राइट रखता है उस प्रॉपर्टी में, वो डिसाइड किया जा सकता है। भाई ये केस क्यों फाइल किया जा रहा है कि पता चल जाए कि इसमें से ओनर कौन है, कौन एंटाइटल्ड है। मान लीजिए इनके बीच में पहले से कोई केस चल रहा है, जिस केस में ये डिसाइड हो सकता है कि इसमें से कौन हक रखता है उस प्रॉपर्टी पर, किसका राइट है उस प्रॉपर्टी पर, तो फिर इस सूट की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस सूट का और उस सूट का पर्पस सेम है, और ऑलरेडी वो केस पेंडिंग चल रहा है। उस केस में ये डिसाइड हो सकता है कि इनमें से कौन ओनर है। तो जब उस केस में डिसाइड हो ही सकता है, तो इस केस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सिंपल सी बात है। ये पूरी बातें जो आपके सामने लिखी, ये पूरी कहानी जो आपके सामने लिखी है, ये ही है सेक्शन 8 में सारी कहानी लिखी हुई। अब जरा इसको एक बार देखते हैं, क्या यही लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 88 में। मैं अगेन आपसे कहूंगा, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो बेयर एक्ट के साथ ही आप प्रोविजंस को पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर इंटरप्लीडर सूट में बी इंस्टीट्यूटेड। कब इंटरप्लीडर सूट, अंतराभिवाची वाद कब लाया जा सकता है, कब लाया जा सकता है, देख लो, वेयर टू और मोर पर्सन्स, देखो आगे देखो सारे पॉइंट मिलते जाएंगे, टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा लोग, तो हमारे एग्जांपल में तीन लोग थे ना, बी सी डी, सॉरी, तो दो या दो से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, पूरा याद हो गया हमको, एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं, क्लेम एडवर्सली, बता दिया क्या होता है। बी कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, उन दोनों की नहीं है, सी कह रहा है मेरी उन दोनों की नहीं है, और डी कह रहा है मेरी उन दोनों की नहीं है। तो दो या दो से ज्यादा लोग जब एडवर्सली क्लेम करते हैं, ठीक है, दो एलिमेंट मिल गए, क्या क्लेम कर रहे हैं, क्या एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं,
टू वन अनदर, एडवर्सली टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं, द सेम डेट, उधार, सम ऑफ मनी, पैसा, या अदर प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल। याद आ गया? हो सकता है पिताजी ने उधार दिया हो, वो वापस लेने खड़े हो गए। हो सकता है पैसा रखने के लिए दिया हो कि भाई रख लो, जब मांगे तब दे देना, तो पैसा था लेने ही तीनों बेटे खड़े हो गए। या कोई दूसरी प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। क्लियर हो रहा है? तभी अपन ने एग्जांपल में लिखा था कि भाई पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो प्रॉपर्टी हो या पैसा हो, दो या दो से अधिक लोग एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति से। हमारे एग्जांपल में दूसरा व्यक्ति कौन है? ए है। ए से बी सी डी क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन, और जिनसे वो क्लेम कर रहे हैं, ही क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन, वो सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट रखता ही नहीं है, वो कुछ मांग ही नहीं रहा सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ। मगर वो एक चीज मांग रहा है क्या, कि सर मेरा जो खर्चा हो गया है ना उस प्रॉपर्टी को सेफ रखने में या केस फाइल करने में, बस वो मेरे को दिलवा दो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो देखो, अदर देन चार्जेस और कॉस्ट, जो मेरा खर्चा हो बस वो दिलवा दो मेरे को, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब, एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू दी राइटफुल क्लेमेंट, कहा था ना वो तैयार है प्रॉपर्टी देने के लिए, सब कुछ मिल रहा है। देखो, वो तैयार है कि प्रॉपर्टी लौटाने के लिए तैयार हूं, बस मेरा खर्चा मेरे को दे दो और बता दो किसको देना है, मैं लौटा देता हूं। नाउ, सच अदर पर्सन, मतलब हमारे एग्जांपल में जो ए है उसको बोला जा रहा है कि सच अदर पर्सन, ये दूसरा व्यक्ति जिससे कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं, मे इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लीडर, वो इंटरप्लीडर सूट लेकर आ सकता है अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट, सबको मिला करके केस फाइल कर दो और बोल दो रिलीफ मांगो, उससे बता दो किसको लौटा दूं। तो अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन एज टू पर्सन टू whom द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड, ये पता करने के लिए केस ला सकता है कि बताओ सर किसको डिलीवर कर दूं प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज द सेकंड पर्पस, देख लो लिखा है एंड ऑफ ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ, सर आप बता दोगे किसको देना है, मैं उसको प्रॉपर्टी दे दूंगा, तो कम से कम मैं बच जाऊंगा। अभी तीनों कह रहे हैं मुझे दो, मैं तो परेशान हो रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, आप बता दो, आप डिलीवर करवाने बोल दो कि मैं डिलीवर कर दूंगा, मैं बच जाऊंगा। तो राइटफुल क्लेमेंट को पता करने के लिए और खुद को इंडेमनिफाई करने के लिए, ये जो अदर पर्सन जो ए है हमारे एग्जाम्पल में, ये केस लेकर आ सकता है, और इसे ही हम कह रहे हैं क्या, इंटर प्लीडर सूट। और लास्ट में एक पॉइंट बचा, ये आपके सामने लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सूट इज पेंडिंग इन विच द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज कैन प्रॉपरली बी डिसाइडेड, नो सच सूट ऑफ इंटरप्लीडर शैल बी इंस्टीट्यूटेड। अगर ऑलरेडी कोई पहले से केस पेंडिंग है जिसमें वो राइटफुल क्लेमेंट डिसाइड किया जा सकता है, तो ये सूट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सूट फाइल नहीं किया जाएगा। यही है इंटर प्लीडर सूट, ठीक है। ये सेक्शन 88 हमारा हो गया कवर। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि देखो सेक्शन 88 जो है उसे हम पढ़ते हैं ऑर्डर 35 के साथ। ऑर्डर 35 में तो जनरल प्रोविजंस दिए हुए, प्रोसीजर वाली बात पूरी बताई हुई है, बट एक मैंने कहा क्वेश्चन वहां से मेंस का बनता है, ठीक है। तो अब अपन उस पर जरा आगे बढ़ते हैं कि वहां से कौन सा सवाल बनता है। तो देखो, आ जाओ जरा ऑर्डर 35 पर, आ जाओ ऑर्डर 35 पर, ठीक है। ये आ गया हमारा ऑर्डर 35, ये आ गया इंटर प्लीडर। तो ये तो हम क्लियर हो गया दैट सेक्शन नंबर 88 इज रेड विथ ऑर्डर नंबर 35। अब एक से लेकर के चार तक कुछ जनरल प्रोविजंस दिए हुए हैं, है ना, कि प्लेंट में क्या लिखना है। तो प्लेंट में देखो बहुत जनरल सी बात है, प्लेंट में जितनी डिटेल्स एक प्लेंट में होनी चाहिए वो तो होंगी ही, साथ में प्लेंटिफ को
ये मेंशन करना पड़ेगा कि सर मैं कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे बस मेरी कॉस्ट दिलवा दो, आप बता दो किसको डिलीवर करना है, मैं डिलीवर कर दूंगा, और मेरा किसी भी डिफेंडेंट के साथ कोई कल्यूजन नहीं है, मतलब मेरा कोई इल विल नहीं है इस केस को फाइल करने के पीछे, देयर इज नो इल विल। ये सारी बातें मेंशन करनी पड़ेंगी। अब एक बात और समझो, सॉरी, अब मान लो कोर्ट में तो तुम आ गए हो, एक कोर्ट में तो आ गया, हो सकता है कोर्ट बोल दे कि मिस्टर ए काम करो, मिस्टर प्लेंटिफ एक काम करो कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आप कोर्ट में जमा कर दो, पैसा है, हो सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी, और जमा करने लायक प्रॉपर्टी है तो आप जमा कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो जमा कर देगा। हो सकता है कोर्ट ये भी बोल दे कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हें केवल खर्चा चाहिए ना, तो खर्चा भी दिलवा दिया, डिफेंडेंट से खर्चा भी दिलवा दिया और उसको डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी थी, जमा करवा ली, खर्चा दे दिया, अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है केस में, उसको डिस्चार्ज कर दिया। अब सर आप बोलो सर डिस्चार्ज कर दिया तो केस बढ़ेगा कैसे, सर जब प्लेंटिफ ही नहीं होगा तो केस आगे कैसे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। हो सकता है कि कोर्ट करेगा ही, हो सकता है क्या प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर दिया तो जितने डिफेंडेंट्स बचे हुए इनमें से किसी को ट्रांसपोज कर देगी, डिफेंडेंट से उठा करके प्लेंटिफ बना देगी, ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 डिफेंडेंट थे, एक प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ को हटा दिया, और जो डिफेंडेंट थे उनमें से किसी एक को या 2 को प्लेंटिफ बना दिया, केस आगे बढ़ जाएगा, ये सब हो सकता है, ठीक है। ये जनरल सी बातें हैं जो रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 4 में दी हुई। सर सवाल कहां से बनेगा, मेंस में आपने कहा था वो बनेगा रूल 5 से, वो बनेगा रूल 5 से। अब देखते हैं जरा रूल 5 है। रूल 5 है, देखो, एजेंट्स एंड टेनेंट्स मे नॉट इंस्टीट्यूट इंटरप्लीडर सूट्स। एक रिस्ट्रिक्शन है कि कभी भी एजेंट अपने प्रिंसिपल के खिलाफ इंटरप्लीड नहीं करेगा, कभी एक टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के खिलाफ इंटरप्लीड नहीं करेगा। कुल मिला के कभी ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति अपने प्रिंसिपल के खिलाफ और ये व्यक्ति अपने लैंडलॉर्ड के खिलाफ इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकता, पहले कंसेप्ट समझो, फिर क्वेश्चन क्या आएगा वो बताऊंगा। कंसेप्ट क्या है कि कभी भी एजेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट और टेनेंट लैंडलॉर्ड के खिलाफ इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता। देखो क्यों, पहले अपन थोड़ा बात समझ लेते हैं। मानो एक प्रिंसिपल है और उसका एजेंट है, प्रिंसिपल ने मान लीजिए 5 लाख रुपए एजेंट को दिए, ये समझ लेना कंसेप्ट, क्योंकि ये मेंस का सवाल है, यहीं से बनेगा। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को 5 लाख रुपए दिए इन दिस रिलेशनशिप कि भाई तुम मेरे एजेंट हो, ये 5 लाख रुपए रखो रखो, आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। या हो सकता है कोई गोल्ड रखवा दिया, गोल्ड का व्यापारी है जो प्रिंसिपल है, वो गोल्ड का व्यापारी है, उसने अपने एजेंट के पास कुछ सोना रखवा दिया। अब एजेंट को क्या लगा कि यार मुझे लौटाना नहीं है, ही वॉन्ट्स टू मिस यूज, उसको लगता है कि यार मुझे पैसा लौटाना नहीं है, गोल्ड लौटाना नहीं है, क्या करें, क्या करें। तो उसने क्या किया, अपने ही एक फ्रेंड से बोला कि यार तुम एक काम करो, मेरा प्रिंसिपल मेरे से जब ये पैसा या गोल्ड वापस मांगेगा, तुम भी मुझसे क्लेम कर लेना, तुम कहना कि ये मेरा गोल्ड है, तुम कहना कि ये मेरा पैसा है। तो अब होगा क्या कि एजेंट के पास कुछ पैसा है या प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल भी क्लेम कर रहा है और थर्ड पार्टी भी क्लेम कर रही है,
तो मैं अल्टीमेटली क्या होगा, मुझे लौटाना नहीं पड़ेगा। मैं बोल दूंगा कि मैं किसको लौटाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको लौटाऊं या इसको लौटाऊं, तो मुझे लौटाना ही नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो मैं केस फाइल कर दूंगा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल को लौटाऊं कि एफ को लौटाऊं, तो मुझे लौटाना भी नहीं पड़ेगा। केस जब तक चलता रहेगा तब तक लौटाना भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से इस प्रोविजन का मिसयूज हो सकता है। एक एजेंट जो प्रॉपर्टी, बात को समझना, एजेंट जिसे प्रॉपर्टी अपने प्रिंसिपल से मिली है, वो प्रॉपर्टी को ना लौटाना पड़े, तो इस प्रोविजन को मिसयूज कर सकता है। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि खुद ही किसी से बोल दिया कि तुम भी क्लेम कर लो, ये भी क्लेम कर रहा है, ये भी क्लेम कर रहा है, किसको लौटाऊं समझ में नहीं आ रहा, तो ठीक है नहीं लौटाऊंगा, रखा रहूंगा अपने पास। इसीलिए बोल दिया कि एजेंट प्रिंसिपल के खिलाफ इंटर प्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता। एंड सेम गोज विथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, कि टेनेंट को मालिक बोलेगा कि प्रॉपर्टी लौटाओ, डिस्पोजेस करो, मतलब पोजीशन से बाहर निकलो, मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए, और वही टेनेंट ने किसी थर्ड पार्टी को खड़ा कर दिया, ये भी बोल रहा है कि लौटाओ, तुम भी बोल रहे हो लौटाओ, समझ में नहीं आ रहा किसको लौटाओ, तो पोजीशन लौटा भी नहीं रहा हूं, मिसयूज कर सकता है। इसलिए बोल दिया कि मिस्टर टेनेंट, तुम लैंडलॉर्ड के खिलाफ इंटर प्लीडर सूट नहीं फाइल कर सकते। एजेंट से बोल दिया कि तुम प्रिंसिपल के खिलाफ इंटर प्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकते। और यही बात वहां पर दी हुई है रूल नंबर 5 में। आप बोलोगे सर सवाल कहां बना, सवाल बना क्योंकि इसमें इसमें एक एक्सेप्शन है। देयर इज वन कंडीशन, एक कंडीशन है जहां पर एजेंट कैन फाइल एन इंटरप्रेटर सूट अगेंस्ट प्रिंसिपल, और लैंड और टेनेंट कैन फाइल एन इंटरप्रेटर सूट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। देयर इज वन एक्सेप्शन। ये पूरा कंसेप्ट से सवाल बनेगा। देयर इज वन एक्सेप्शन। तो जनरल रूल क्या हमने देख लिया कि एजेंट प्रिंसिपल के खिलाफ और टेनेंट लैंडलॉर्ड के खिलाफ इंटर प्लीड नहीं कर सकता, ऐसा सूट नहीं ला सकता। सर एक्सेप्शन क्या है? द एक्सेप्शन इज if that third person is claiming through principal or claiming through landlord। अपन जनरल प्रोविजन पढ़ेंगे, फिर एक्सेप्शन को समझेंगे। अब देखो क्या लिखा है यहां पर, बेसिक कहानी आपको समझ में आएगी, फिर अपन आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन का मतलब क्या है, जो लाइन आपने बोली, when the third person is claiming through principal, when the third person is claiming through लैंडलॉर्ड, इसका मतलब क्या है? तो देखो, नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू एनेबल, यानी कि ये जो रूल है, ये जो ऑर्डर है, ये एनेबल नहीं करता, ये ऑथराइज नहीं करता, ये एंटाइटल नहीं करता किसको, एजेंट को, टू स्यू देयर प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल को इस ऑर्डर के तहत नहीं स्यू कर सकता, केस फाइल नहीं कर सकता उसके खिलाफ। अच्छा, और टेनेंट्स टू स्यू देयर लैंडलॉर्ड्स, tenants to sue their landlord for the purpose of compelling them to interplead with any person। तुम कंपेल नहीं कर सकते इंटरप्रीट करने के लिए विद एनी पर्सन। ये जनरल रूल हो गया। अब एक्सेप्शन देखो, अदर देन पर्संस मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड। एक्सेप्शन क्या है? अदर देन अ पर्सन मेकिंग क्लेम थ्रू सच प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड। अब इस लाइन का मतलब क्या है? अब इस लाइन को ऐसे समझो कि जो थर्ड पर्सन है ना, जो थर्ड पर्सन है, दिस इज अ पर्सन मेकिंग क्लेम थ्रू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने ही इसको ऑथराइज किया है, क्लेमिंग थ्रू। इस प्रिंसिपल ने ही इसको ऑथराइज किया है, या इस लैंडलॉर्ड ने इस थर्ड पार्टी को ऑथराइज किया कि तुम पोजीशन ले लेना, या तुम प्रॉपर्टी ले लेना, या तुम पैसा ले लेना, मेरे एजेंट के पास रखा हुआ है। Only this is the exception, if this third person is claiming through principal।
यानी प्रिंसिपल से ही इस व्यक्ति को वो अथॉरिटी या वो राइट मिला है कि तुम मेरे एजेंट से प्रॉपर्टी का या पैसे का कब्जा पोजीशन ले लेना या पेमेंट ले लेना। अब समझना, अपन इसी बात को एग्जाम्पल समझेंगे कि कब ऐसा होगा सर कि कोई थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल ही ऑथराइज कर रहा है। क्योंकि यही तो पॉइंट है ना, यही तो एक्सेप्शन है कि अगर उस थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल नहीं ऑथराइज कर दिया, नाउ इंटरप्रिट इंटरप्रिटेड सूट कैन बी फाइल्ड। तो सर ऐसा कैसे होगा, अब ध्यान सुनना, एक बार फिर से एग्जांपल देखते हैं। एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, सेम एग्जांपल कि प्रिंसिपल का कुछ गोल्ड है जो कि उसके एजेंट के पास रखा हुआ है। प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई गोल्ड मुझे लौटाओ। सी एक व्यक्ति है जो कि एजेंट से कह रहा है कि गोल्ड मेरा है, तुम मुझे लौटाओ, तुम्हारे प्रिंसिपल का नहीं है। जनरल रूल, agent cannot file an interpleader suit. He cannot compel his principal to interplead with third party. General rule. Exception. अब देखो सेम एग्जांपल, प्रिंसिपल है, उसका एजेंट है, उसने अपने एजेंट के पास गोल्ड रखवाया, ठीक है, और इस प्रिंसिपल ने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा सी को कि मिस्टर सी, तुम मुझे पैसा उधार दे दो। अगर मैं तुम्हें पैसा ना लौटाऊं तो मेरे एजेंट के पास मेरा गोल्ड रखा है, तुम वो ले लेना। अब क्लियर हो क्या? पिछले एग्जांपल में ऐसा कुछ नहीं था, प्रिंसिपल ने एजेंट को गोल्ड दिया, ये पहुंच गया मुझे दो, नहीं हो सकता इंटरप्रेट सूट फाइल। मगर इस एग्जांपल में अपन ने वेरिएशन किया। एग्जांपल में क्या बोला कि प्रिंसिपल ने गोल्ड एजेंट के पास रखवाया, ठीक है, और प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखा सी को, थर्ड पार्टी को, कि तुम मुझे कुछ उधार दे दो। अगर मैं तुम्हारा उधार नहीं लौटाऊं तो मेरे एजेंट के पास मेरा गोल्ड रखा है, तुम वो ले लेना। अब ये गोल्ड ना एजेंट से प्रिंसिपल भी क्लेम कर रहा है, और ये सी कह रहा है कि तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे पेमेंट नहीं किया है वापस, इसलिए तुम गोल्ड मुझे दोगे। क्लेमिंग थ्रू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने ही इस व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया है, एक ऐसी कंडीशन दे दी है कि हाँ तुम वसूल कर लेना। Now, this is the case where this third party is claiming through principle. Through, उसने, उसके थ्रू ही मैं तुमसे क्लेम करूं। उसी ने मुझसे कहा था, उसी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं ना लौटाऊं तो तुम एजेंट से ले लेना। उसने ही कहा था, उसने पेमेंट नहीं किया, अब तुम मुझे दो। Now this third person is claiming through principle. दिस इज दैट एक्सेप्शनल कंडीशन। अब यहां पर एजेंट जो है ना, वो अपने प्रिंसिपल और उस थर्ड पार्टी के उसमें अगेंस्ट इंटर प्लीडर सूट फाइल कर सकता है। अगेन दिस थर्ड पार्टी इज क्लेमिंग थ्रू प्रिंसिपल। उसने ही मुझसे कहा है, मैं विदाउट दैट पर्सन अथॉरिटी तुमसे नहीं मांग रहा हूं। उसने कहा है कि अगर वो ना लौटाए तो मैं तुमसे गोल्ड ले लूं। उसने नहीं लौटाया, अब मुझे दो। तो ये इस पॉइंट का मतलब हुआ जहां हम पढ़ रहे हैं दैट थर्ड पर्सन इज मेकिंग क्लेम थ्रू प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड। अब आप देखो यहां पर दो इलस्ट्रेशन दिए हैं। ए डिपॉजिट्स अ बॉक्स ऑफ जूल्स विथ बी एज हिज एजेंट। तो ए ने बी को ज्वेलरी का बॉक्स दिया और कहा कि तुम रख लो, यू आर माई एजेंट, इसको रख लो। C alleges that the jewels were wrongfully obtained from him by A. C आके कह रहा है कि ज्वेलरी ए की नहीं है, मेरी है, ए ने मुझसे wrongfully वो ले ली है। एंड क्लेम्स them फ्रॉम बी, और सी बी से बोल रहा है कि तुम मुझे लौटाओ, तुम्हारे प्रिंसिपल का ज्वेलरी नहीं है, मेरी है, मुझे लौटाओ। बी कैनॉट इंस्टीट्यूट एन इंटरप्रिटर सूट अगेंस्ट ए एंड सी। जनरल रूल, वो इंटरप्रिटर सूट फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट एएनसी।
आगे देख लो, लिखा है ए डिपॉजिट्स अ बॉक्स ऑफ जूल्स विद बी एज हिज एजेंट। सेम चीज हुई कि ए ने कुछ ज्वेलरी अपने एजेंट की तरह बी को रखवा दी। अच्छा, he then writes to C for the purpose of making the jewels a security for a debt due from himself to C। अब जो प्रिंसिपल है वो सी को लेटर लिखता है कि देखो, जो तुमने मुझे पैसा उधार दिया है, अगर मैं तुमको नहीं लौटाऊं तो मेरे एजेंट के पास गोल्ड रखा है, वो तुम उससे ले लेना। खुद ही उसको पावर दे रहा है, खुद ही उसको अथॉरिटी दे रहा है, खुद ही उस ज्वेलरी को एज अ सिक्योरिटी रखवा रहा है। ठीक है, नाउ ए आफ्टरवर्ड्स एलिजेस दैट सी इज डेट इज सेटिस्फाइड। अब ए कह रहा है कि मैंने सी का पैसा दे दिया। ये क्या बोल रहा है कि मैंने सी का पैसा दे दिया, और सी कह रहा है कोई पेमेंट नहीं मिला। एंड सी एलिजेस द कॉन्ट्ररी, ए कह रहा है कि पेमेंट कर दिया, सी कह रहा है कोई पेमेंट नहीं मिला मुझे। अब देखो लिखा है बोथ क्लेम द जूल्स फ्रॉम बी, दोनों ही बी से ज्वेलरी मांग रहे हैं। बी मे इंस्टीट्यूट इन इंटरप्रेट सूट अगेंस्ट ए एंड सी। अभी यहां वो कंडीशन है क्योंकि ए ने खुद ही उसको ऑथराइज कर दिया था, और किसी परिस्थिति में सी वो ज्वेलरी एजेंट से वसूल कर सकता था, और सी का कहना है कि वो परिस्थिति आ गई। आप समझो पॉइंट को, ए ने सी को ऑथराइज किया था कि ये परिस्थिति अगर आ जाए तो तुम एजेंट से वसूल कर लेना। सी का कहना है कि वो परिस्थिति आ गई, ए कह रहा है नहीं आई वो परिस्थिति, वो सरकमस्टांस नहीं है, मैंने तो पेमेंट कर दिया। सी कह रहा है नहीं किया पेमेंट। अब कंफ्यूजन हो गया भाई, अब इसको लौटाऊं किसको लौटाऊं, ये भी व्यक्ति उसके थ्रू ही क्लेम कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा। नाउ दिस एजेंट कैन फाइल एन इंटर प्लीडर सूट द अगेंस्ट बोथ ऑफ देम इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। ये अब जो मैंने कहा था कि मेंस में आ सकता है, ये जो दो इलस्ट्रेशंस है ना, ये एज इट इज दिए जाएंगे और पूछेंगे कि बताओ इंटरप्रीटर सूट फाइल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आपको वहां पर इंटरप्रीटर सूट क्या होता है बताना है, रूल 5 लिखना है जनरल रूल, एक्सेप्शन बताना है, इलस्ट्रेशन मेंशन करना है, और फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रैक्टिकल सिनेरियो का, उसको आंसर करना है उस इलस्ट्रेशन के हिसाब से। ये बड़ा ही खास क्वेश्चन है, प्री मेंस इंटरव्यू कंसेप्ट हर जगह काम आने वाला है। ये पूरा ऑर्डर सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35, जो ऊपर के 1 2 3 4 रूल्स है, वो जनरली मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या दिया हुआ है कि प्लेंट में क्या होगा, कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर सकता है प्रॉपर्टी जमा करवा के उसका खर्चा दे करके। ये जनरल सी बातें 1 2 3 4 मैंने आपको रीड नहीं करवाया, बट कंसेप्ट पूरा बता दिया। बट कंसेप्ट यहाँ आवश्यकता थी समझना कि क्या होता है, जो जनरल रूल है वो क्या है और क्यों है। अपन ने ये भी समझा कि भाई अल्टीमेटली क्यों हम इनको रोक रहे हैं कि तुम ये सूट फाइल नहीं कर सकते, तो वो कंसेप्ट अपन ने समझ लिया कि क्यों रोका जा रहा है। और हमने इस जनरल रूल का एक्सेप्शन भी समझ लिया, और हमने इलस्ट्रेशन भी देख लिए, यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंसेप्ट इंटर प्लीडर सूट का। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।